दोस्तों शॉर्ट नोट लेक्चर आज फिर शुरू हो चुका। शॉर्ट नोट 23 और बेटे लेक्चर 23 शुरू कर रहे हैं आज बेटे शॉर्ट नोट 23 लेक्चर 23 में स्टार्ट कर रहा हूं। आइए जी मैं क्वेश्चन लिख दूं। briefly describe the determinants और फैक्टर्स कह दें। briefly describe the determinants or factors of dividend policy CS जून 2016। बेटे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं डिविडेंड डिसीजन का जब चैप्टर कराता हूं तो उस समय सबसे पहला लेक्चर मेरा इसी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मैं फिर भी आज 15-20 मिनट बोलूंगा। राधा बोलेगी, दीपिका पादुकोण बोलेगी और बेटे आप सब सुनोगे। दुनिया वालों, गांव वालों, सुनो। रजिस्टर खोल लो। दूसरी बात, अपना कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2 भी ओपन कर लो। डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर ओपन कर लो। उसमें पहला थ्योरी का कंसेप्ट ओपन कर लो। बेटे पहला क्वेश्चन ही है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। या तो मैं फैक्टर्स कह दूं या डिटरमिनेंट्स कह दूं, एक ही बात है। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी। इसका मतलब एक कंपनी के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट कर देते हैं। बेटे आप मान के चलो कि आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटे। तो आपने 10th क्लास के बाद को, मैं अज्यूम कर रहा हूं, आपने 10th के बाद 11th में बेटे कॉमर्स ले ली। 10th के बाद 11th में आपने कॉमर्स ली, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं आपने 12th के बाद फिर CA, CS, CMA में से कुछ चूज किया और आप प्रैक्टिस करने लग गए। इसका मतलब आज आप जो भी हैं, आप रामलाल हैं, आप CS हैं, आप CA भी हैं, आप CMA भी हैं। बेटे कहीं ना कहीं आज आपके इस बनने में बड़े सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से आज आपसे एक बात पूछी जा रही है कि डिविडेंड पॉलिसी एक कंपनी फ्रेम करती है, इंफोसिस फ्रेम कर रही है, रिलायंस दे रही है। बेटे मैंने तो अपनी प्रैक्टिकल केस स्टडी की प्रैक्टिकल लेक्चर में बड़ा कुछ बताया है डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर कि डिविडेंड पॉलिसीज होती ही क्या हैं। मैंने बहुत कुछ बताया। तो मैं भूपेश आनंद आज यही बात आपको कहने जा रहा हूं कि बेटे डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहली बात, डिविडेंड इज अ एप्रोप्रिएशन। डिविडेंड इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बेटे डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट्स का, डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution of profits as per Companies Act 2013 के हिसाब से it is not compulsory to pay dividend to equity share
होल्डर्स। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 भी ये कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आपको डिविडेंड देना ही देना है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू बी पेड। कोई जरूरी नहीं है कि आप डिविडेंड पे करें। सवाल ये आता है कि एक कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी बातें हैं? बिकॉज डिविडेंड डिविडेंड इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो। बेटे अगर एक कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड देने से आउटफ्लो होता है। बेटे कैश आउटफ्लो का मतलब क्या है? जैसे मैं पहली एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। बेटे पहले तो डिक्लेयर करेंगे, फिर एंट्री नंबर 2 डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिविडेंड टू बैंक, पहली एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड, दूसरी हुई डिविडेंड टू बैंक। बेटे जितना आप डिविडेंड देंगे आपकी जेब से उतना कैश आउटफ्लो होगा। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी मैं फैक्टर्स में आ रहा हूं। बेटे फैक्टर्स, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही क्यों बनता है? एक सीए का बेटा, सीएस का बेटा सीएस ही क्यों करता है? अभी हम देखेंगे। देयर कैन बी सो मेनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट हिज डिसीजन। बिल्कुल उसी तरह से डिविडेंड पॉलिसी एक कंपनी की अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आपको मैं खाली ये बता रहा हूं कि डिविडेंड देने से क्या होगा। मैंने कहा डिविडेंड देने से कैश आउटफ्लो विल बी देयर और प्रॉफिट्स तो कम होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। या ऐसा समझ लें, हायर हायर द डिविडेंड पे आउट रेशो, higher the dividend payout ratio, high will be cash outflow। बेटे जितनी ज्यादा डिविडेंड पे आउट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? आउटफ्लो होगा। एंड लेस विल बी कैश रिटेंशन, और उतनी बेटे रिटेंशन कम होगी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रिटेंशन रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। अब डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होती है? एक बच्चा कह रहा है बेटे डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू डिविडेंड पेड अपॉन अर्निंग्स। एक कंपनी ने कितनी अर्निंग्स की और कितना डिविडेंड दिया हुआ है, बेटे इसका नाम है डिविडेंड पे आउट रेशो। हायर द डिविडेंड पे आउट रेशो हायर विल बी आउटफ्लो। ये तो मैंने नॉर्मल बातें बताई हैं डिविडेंड की। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजंस ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी के कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बेटे डिविडेंड डिसीजन को? आज हम उसको देखेंगे। मैंने ब्रॉडली इसको अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। एक तो है बेटे इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। There are 2 types of factors which are important to be taken into account in dividend decision। बेटे एक का नाम है इंटरनल फैक्टर्स और एक का नाम है
एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड इंटरनल। आप ज्यादा एक्सपेंस करें या ना करें, ये डिपेंड करता है कि आपके पास इंटरनली कैश है या नहीं। जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों के एक्सपेंस कम हुए, डेली नीड्स के कुछ खर्चे हमने कम कर दिए क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। मान के चलिए अगर ज्यादा कैश हो सबके पास तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा एक्सपेंस करने के पैसे होंगे तो ज्यादा एक्सपेंस करेंगे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, एक कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, बड़े सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको कहूं, एक फैक्टर का नाम है लिक्विडिटी पोजीशन। बेटे एक कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, करंट रेशो कैसी है, क्विक रेशो कैसी है, क्या उसके पास लिक्विड फंड्स है, क्या कैश है या कैश इक्विवेलेंट है। क्योंकि बेटे जब डिविडेंड देते हैं तो कैश को आउटफ्लो होता है, तो आपको अभी ये चेक करना है अगर उस कंपनी की इंटरनल पोजीशन में कैश लिक्विडिटी है तो वो कंपनी डिविडेंड दे सकती है। सेकंड, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है, मतलब उसका अर्निंग रेट कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो बेटे उससे भी डिविडेंड पॉलिसी में अफेक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप मुझे बताइए, रिलायंस मुकेश अंबानी के पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, रिलायंस जियो को चलाना। अब या तो वो डिविडेंड दे दे या वो पैसा रिटेन करके रिलायंस जियो के प्रोजेक्ट में लगाए। तो बेटे मुकेश अंबानी ने कहा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा। इसका मतलब अगर एक कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो फिर वो कंपनी डिविडेंड नहीं देती, और अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो बेटे डिविडेंड दे देते हैं। तो मैंने आपको तीन फैक्टर्स बताए, तीन बताए, तीन तीन तीन, एक बताया मैंने प्रॉफिटेबिलिटी, एक बताया मैंने लिक्विडिटी, और एक बताया मैंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बेटे इसी तरह से अभी मैं और डिस्कस करूंगा कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा व्हाट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, बूम, रिसेशन, क्या चल रहा है बेटे, उस पे भी डिपेंड करता है कि मनी कितना फ्लो हो रहा है। आजकल आप देख ही रहे हैं मार्केट का हाल, डीमोनेटाइजेशन के बाद बड़ी कैश की शॉर्टेजेस हो गई है, लोग लाइनों में खड़े और पैसे नहीं मिल रहे। तो सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। मैं भूपेश आनंद आज चाहता हूं कि आप सभी पहले तो ये देख लें जी, मैं इस समय क्वेश्चन 23 कर रहा हूं। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी जून 2016, जून 2016। चलिए जी, इसके बाद मैंने कहा था जी आप अपनी प्रैक्टिस मैनुअल को भी देख लें, क्योंकि मैंने तो इन शॉर्ट नोट्स के 50 लेक्चर्स में प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर कर दिया, और यकीन मानिए स्टडी भी कवर कर दिया। अगर आप ये 50 लेक्चर कमेंट के और 50 लेक्चर शॉर्ट नोट और डिफरेंस बिटवीन के कर लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना बेटे। वैसे मैंने अपनी हर बुक में बेटे, हर बुक में, जैसे कंसेप्ट बेस्ड बुक 2 है बेटे, इसके पेज नंबर 240 को निकालिए, सभी बच्चे निकालेंगे, सभी स्टूडेंट्स निकालेंगे बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे पेज नंबर 240, पेज नंबर 240। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी ऑफ द फर्म। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी की डिविडेंड की पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। तो बेटे मैंने लिखा है, एक था टाइगर टाइप क्वेश्चन, बेटे जून 2016 में आया, दिसंबर में आया, आएगा, आता ही रहता है, इसलिए तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है अपने चैप्टर में। तो द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू that portion of profits which is distributed among the owners, shareholders of the firm, and the profits which is not distributed is named as retained earnings. The percentage of earning paid
as dividend is called payout ratio. A high payout ratio means more dividend and less funds for expansion and growth. So there can be different forms of dividend. बेटे अलग अलग तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं. कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रोप्राइटरी डिविडेंड, अलग अलग तरह के डिविडेंड्स हैं. बेटे मैं आ गया नीचे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं? पहला, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. आज आप जो भी हैं बेटे, आज आप बड़े सारे फैक्टर्स के इफेक्ट के बाद आपका नेचर बन गया. आज आप पॉजिटिव थिंकर हैं या नेगेटिव थिंकर हैं. आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फैमिली सर्कल, आपके स्कूल, आपका कॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी बहुत सारी बातों ने आपका नेचर बदल दिया. तो इसी तरह से एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटे, हम देख रहे हैं इंटरनल फैक्टर्स. तो पहले इंटरनल में आ जाते हैं. लिक्विडिटी पोजीशन. बेटे आप बताएं एक कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसे मैटर करती है? प्लीज बताएं बेटे. लिक्विडिटी पोजीशन, मैंने भी बुक ओपन कर ली बेटा, ये देखिए. वैसे मैंने सॉफ्ट कॉपी आपके सामने रखी हुई है. लिक्विडिटी पोजीशन, how liquidity position will affect dividend decision of a company. बेटे ये मैंने आपके सामने अपनी बुक में बेटे मैंने बनाया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी ने कब कब डिविडेंड दिया. ये सॉफ्ट कॉपी आपके सामने चल रही है. आईटीसी, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, हीरो होंडा, रिलायंस, इन्फोसिस, सेल, आईसीआईसीआई बैंक, बेल, एचडीएफसी, विप्रो. बेटे ये सारी कंपनीज का मैंने आपके सामने एक हिस्ट्री लिखा है कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है और कौन सी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही. इसके बाद मैंने आपको अभी अभी जो बताया वो क्या बताया बेटे कि एक कंपनी डिविडेंड दे या ना दे वो डिपेंड करता है उसकी अलग अलग पॉलिसीज पे, अलग अलग फैक्टर्स पे. तो पहला फैक्टर मैंने लिखा लिक्विडिटी. मैं इस समय इंटरनल फैक्टर्स की बातें कर रहा हूं. आइए जी हम शुरू करें. इंटरनल फैक्टर्स में पहला फैक्टर है लिक्विडिटी पोजीशन. तो आप सभी रजिस्टर खोल लें. मैं थोड़ा थोड़ा इसमें लिखता जा रहा हूं. मैं चाहता हूं कि आप भी लिखें. लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी. लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी कैन be determined by calculating liquidity ratios. बेटे लिक्विडिटी रेशियोज की मदद से हम एक कंपनी की लिक्विडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल करंट रेशियो, क्विक रेशियो. बेटे आपने इन रेशियो का नाम सुना होगा. देखिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं और आप नहीं लिखेंगे तो बड़ी शर्म की बात है.
मुझे तो आता है, फिर भी लिख रहा हूं कि आप इसी बहाने लिखेंगे। मैं चाहता तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता और क्लास खत्म कर देता, लेकिन मुझे लगा मैं एक एक दो दो लाइन सब पे लिखूं। आप भी लिखिए, हायर द लिक्विडिटी more will be the possibility of cash, more will be the possibility of declaration of dividend। बड़ी सिंपल सी बातें लिखी है बेटे। वैसे तो इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो स्टडी में मिलेगी, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ है। आप यहीं पे नोट कर लें, ये फैक्टर्स लिखें, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, और क्या लेना है बेटे। लिक्विडिटी पोजीशन, आपके पास अगर ज्यादा पैसे होंगे तभी आप 5 स्टार जाएंगे, कम पैसे होंगे तो ढाबे में खाना खाएंगे, उससे भी कम होंगे तो घर में खा लेंगे। इसका मतलब एक कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन काफी हद तक मैटर करती है उस कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी पे। तो दूसरा फैक्टर, दूसरा लिखा हुआ है बेटे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने अभी अभी रिलायंस जियो का एग्जांपल दिया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कि एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन केस देयर आर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। लिख रहे हैं बेटे, आप सब लिख रहे हैं। इन केस देयर आर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिफोर द मैनेजमेंट के सामने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इन केस देयर आर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिफोर द मैनेजमेंट, देन it is better to invest, then it is better to invest the funds in that new project। Hence lower will be the hence lower will be the possibility of पेइंग डिविडेंड। बेटे डिविडेंड देने के उतने चांस कम हो जाएंगे। एग्जांपल लिख लीजिए, रिलायंस जियो। अब बेटे फ्री में इंटरनेट देना 31 मार्च तक, बेटे पैसा लगता है, सिम बनाना, सिम बांटना पैसा लगता है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर मुकेश अंबानी के पास ये प्रोजेक्ट ना होता तो क्या पता वो डिविडेंड दे देता, और अब ये प्रोजेक्ट है तो डिविडेंड देने के चांसेस कम है। तो मैंने पहली बात बताई लिक्विडिटी पोजीशन, दूसरी बात बताई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, थर्ड फैक्टर है बेटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप बुक से देखते जाएं, मैंने ये सारे फैक्टर्स अपनी बुक में लिखे हैं, मैं तो एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन केस कॉस्ट ऑफ borrowed funds और कॉस्ट ऑफ न्यू फंड्स, कुछ भी बेटे नए फंड्स या बोरोड फंड्स अगर आप रेज करते हैं, इन केस कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स और कॉस्ट ऑफ न्यू फंड्स इज हाई देन बेटे in case cost of borrowed funds or cost of new funds is more than existing cost of capital, existing cost of equity capital, existing cost of equity share capital, then it is better, then it is better not to
गिव और नॉट टू पे द डिविडेंड। तो बेटे ये बेटर है कि फिर आप डिविडेंड ना दें। आराम से लिखने में एक्सप्लेन करूंगा। बेटे हमने फाइनेंशियल डिसीजन में चैप्टर किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के ई, के डी, के पी, के आर। अगर आपको पैसा तो चाहिए, अब आप पैसा अगर बाजार से उठाते हैं तो आपको एक खर्चा करना पड़ेगा। अगर वो कॉस्ट ज्यादा है तो फिर आप बाजार से मत उठाएं, आपने जो पैसा कमाया है उसी को रिटेन कर लें, फिर डिविडेंड मत दें। इसका मतलब ये फैक्टर भी काफी हद तक एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को चेंज करने में दम रखता है। तो मैंने 3 फैक्टर्स बताए, एक लिक्विडिटी पोजीशन, एक लिक्विडिटी पोजीशन, एक लिक्विडिटी पोजीशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट फैक्टर लिख रहे हैं जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, एक्सपेक्टेशंस। बेटे ये सारे फैक्टर्स मैं कहां से ले रहा हूं, इंटरनल फैक्टर्स। बेटे जो मैंने बुक दी है कंसेप्ट बेस्ड बुक 2, एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स। बेटे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कैसी है, मतलब आपकी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज्यादातर कौन है, वो रिच है या पुअर है, वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। बेटे कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट ही नहीं करते डिविडेंड, बिकॉज इफ आरओआई इज हायर इज हायर इज हायर देन expectations, if ROI is higher than expectations of shareholders, अगर शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है ROI, if ROI is more than expectation of shareholders, then shareholders will expect not to get dividend। बेटे फिर शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए। इसका मतलब उस कंपनी को अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। तो बेटे इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स भी मैटर करेंगी कि आप डिविडेंड दें या ना दें। हम कर क्या रहे हैं, शॉर्ट नोट कर रहे हैं, किसके ऊपर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर। तो नेक्स्ट फैक्टर है ग्रोथ रेट। बेटे ई फैक्टर ग्रोथ रेट इन केस ऑफ, बेटे अगर वो ग्रोइंग कंपनी है, बढ़ती जा रही है, तो उस कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, उसको प्रॉफिट्स को फ्लो बैक करना चाहिए और हायर कैपिटलाइजेशन पे चले जाना चाहिए। तो इन केस ऑफ ग्रोइंग कंपनीज, अगर वो कंपनीज ग्रो कर रही हैं, रिलायंस जियो, टीसीएस, अपोलो टायर्स, टोयोटा, रैनबैक्सी, ये ग्रोथ कंपनीज हैं, ग्रो करती जा रही हैं, हर साल इनकी ग्रोथ हो रही है। तो इन केस ऑफ ग्रोइंग कंपनीज द पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग डिविडेंड्स is very less, or growing companies should not pay dividend। बेटे उनको डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, should not pay dividend। मैं आ गया जी लास्ट फैक्टर, एज ऑफ कंपनी। एक बच्चा कह रहा है फैक्टर लेकर आ रहा है टीचर, अरे बेटे अभी कंसेप्ट बेस्ड बुक नहीं बताई थी, ये देखो लिक्विडिटी पोजीशन, ये देखो बेटे लिक्विडिटी पोजीशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ग्रोथ रेट,
एज ऑफ द कंपनी, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि वो कंपनी डिविडेंड दे या ना दे। एज ऑफ द कंपनी, आप बताइए जी एज ऑफ द कंपनी कैसे मैटर करेगी? लिखें, एफ पॉइंट में लिखें, इन केस in case of newly formed companies, in case of newly formed companies, जो नई कंपनीज होती है, नई नवेली होती हैं, जनरली डिविडेंड पे आउट रेशो is lower as compared to old and existing companies, as compared to old and existing companies। लो जी, मैंने आपके सामने एज ऑफ द कंपनी के बारे में भी मेंशन कर दिया। तो बेटा ये सारे फैक्टर्स इंटरनली एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। अब मैं अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो एक बार दोबारा से बुक अपने सामने रख लें, बुक रखें, ये देखिए बेटे एक्सटर्नल फैक्टर्स, टैक्स पॉलिसी, मैं नीचे से चेक कर रहा हूं, चलिए पहले ऊपर से करते हैं। जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का स्टेट कैसा चल रहा है, बूम चल रहा है या रिसेशन चल रहा है? रिसेशन जैसे आजकल चल रहा है बेटे, डीमोनेटाइजेशन के बाद रिसेशन आ गया है, तो कोई भी कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है। तो बेटे आपकी इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में आप एग्जिस्ट करते हो, उसकी स्टेट कैसी चल रही है? सेकंड, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, क्या पब्लिक इश्यूज आ रहे हैं? क्या मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी बूम बुल में जा रहा है या बियर में जा रहा है? बेटे उससे भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी। थर्ड फैक्टर बेटे लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कई बार आपको डिविडेंड देना है जीडीआरस के ऊपर, एडीआरस के ऊपर, तो लीगली रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप उनको डिविडेंड नहीं दे सकते, तो बेटे उस केस में आप यू कैन नॉट गिव डिविडेंड। टैक्स पॉलिसी, क्या पता कल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ज्यादा आ जाए, सीडीटी ज्यादा आ जाए, तो बेटे उस केस में भी कंपनी फिर डिविडेंड कम देगी, और अगर सीडीटी कम हो गया तो बेटे डिविडेंड ज्यादा देने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी और इंटरनल फैक्टर्स भी दोनों मैटर करते हैं एक कंपनी के डिविडेंड की पॉलिसी के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप ये पहला क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे, और मैं आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, करके जाना चाहिए।